या वियना संधि कहा जाता है। ठीक है। अब वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस तो 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तिशाली शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। यानी किसने किया? तो चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। तो इसका याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे देखिए कि बार बार खुल जा रहा है भाई, इसका जरूरी नहीं। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गया। संधि के तहत कौन निर्णय लिया गया? 3 गो, जो 3 गो नीचे दिए गए। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। यानी जो फ्रांस के सीमा पर राज्य बनाया गया उसको इसलिए बनाया गया कि उससे फ्रांस की क्या जी क्षेत्रफल या सीमा बढ़ ना सके। ठीक है। अब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश को सत्ता में बहाल किया गया। यानी जितने पुराना सत्ता को ख़त्म किए गए सबको बहाल किया गया। और तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। यानी राजतंत्र को ही जारी रखा गया। अब आगे देखिए, थोड़ा पढ़ के चलते हैं जी। 1815 की वियना संधि की विशेषता, इसका विशेषता क्या था? फ्रांस में बूब राजवंश की पुनः स्थापना, बूब राजवंश की दोबारा स्थापना हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। ठीक है। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उन्हें नेपोलियन के समय जीते थे। यानी सब फ्रांस के वो खो दिया जौन उस समय जीता था। अब फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना किया गया। यूरोप में क्रांतिकारी, अगला क्या है जी? यूरोप में क्रांतिकारी। देखिए यूरोप में क्रांतिकारी क्या था जी? 2 टॉपिक दिया है जी। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों के अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। ठीक है। जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था, पहला, राष्ट्र को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। दूसरा देखिए, अब वियना संधि की विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। तीसरा था अब भूख कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। कठिनाइयों को महान साल कब कहा जाता है जी? 1830 को। इसका कारण क्या था? तो सबसे पहला कौनो कारण होगा, लेकिन जनसंख्या जरूर होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, यही से मोदी जी कहते रहे हम दो हमारे दो। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, यानी गांव से शहर के लोग और बढ़ गए। बेरोजगारी में वृद्धि हो गया, जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा, गरीबी में भी वृद्धि हुआ। ठीक। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी।
जाहिर सी बात है कि फसल बर्बाद होगा तो सब कुछ चौपट। समझ में आया? आगे देखिए, कि इस ससुर कहाँ गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है भाई। खाने पीने की कमी और व्यापार बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, यानी कृषि विद्रोह के नाम से भी जाना गया, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। यानी उस समय से मतलब यूरोप राज्य को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव, यानी क्या बदलाव। 21 साल से अधिक उम्र के लोग को वोट डालने का अधिकार मिला और सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। ठीक है, इन सभी से धीरे धीरे गरीबों और बेरोजगारी कम होने लगी। ठीक है, नारीवाद स्त्री, यानी नारीवादी स्त्री के बारे में, पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के अधिकार पर महिला के अधिकारों को अति हितों का बोध नारीवाद है। नारीवाद क्या है कि पुरुष सामाजिक, आर्थिक जितने भी भाग ले सकते हैं और महिला भी भाग ले सकती है, इसी का अधिकार दिया गया। नारीवाद स्त्री विचारधारा, अब देखते हैं थोड़ा सा विचारधारा। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह आया जिसमें जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी का एकीकरण। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उत्तरदायी उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। क्या किया कि जो ताकत था फौज की, उन्होंने दबा दिया। ठीक है, उसके बाद प्रशा ने यह भार उठाने अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। क्या करेंगे? जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था, इसका जनक। ठीक है, प्रशा के एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ठीक है, 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए समाज का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्तिशाली के रूप में स्थापित किया। ठीक है, नए जर्मन राज्यों में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, यानी बहुत सारे बैंक खोले गए। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलेंगे।
हारेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। इटली का एकीकरण पढ़ते हैं जी। तो इटली 7 राज्यों में बांटा हुआ था। कितना राज्य था जी इटली में? 7 गो। ठीक है। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मेतिसनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। क्या किया? कार्यक्रम बनाया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ। ठीक है। 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पीडमांडट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। ठीक है। इस प्रकार से जर्मनी का निर्माण हुआ था। काजी थोड़ा सा 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में किसको? तो इमैनुएल द्वितीय को। याद रखने वाला बतिया है भैया। इसका जन्म ज्यूसेप्पे मेतिसनी, ठीक है, जिसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। देश से निकाला दे दिया गया। ठीक है। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की व्यवस्था की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मेतिसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों के रूढ़िवादियों में मन के भव्य भर दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। काउंट कैमिलो दे काबूर। ठीक है। अगला टॉपिक है, चलिए आगे। काउंट कैमिलो दे काबूर। ठीक है। तो सांडिया पिडमांट का प्रथम मुख्यमंत्री था। सांडिया क्या था जी? यहाँ का प्रथम मुख्यमंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। यानी ना क्रांतिकारी ना जनतंत्र में विश्वास रखता था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। इस प्रकार से यहाँ इटली का एकीकरण संभव हुआ। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी जी, तो देखिए वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। क्या था जी? नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयं सेवकों का नेतृत्व किया। यानी सशस्त्र सेवकों का नेतृत्व किया। 1807 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और सेनापति स्पेनी शासकों को
हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे।